हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो हेडिंग दे दो यहाँ पे, कूलम्स लॉ। और ये जो लॉ है ये बेस करके है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? पिछले दिन हमने क्या डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि अगर दो चार्ज रहेगा, इफ टू चार्ज आर सेम मींस लाइक चार्जेस, सो दे रिपल ईच अदर। मतलब रिपल क्यों करेगा? क्योंकि उन दोनों के बीच एक फोर्स एक्ट होगा। उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हेडिंग देकर लिख सकते हैं, नोट्स बना लेंगे हम लोग। इफ टू चार्ज पार्टिकल्स, if two charge particle पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, इफ एनी टू, ठीक है, कोई भी टू चार्ज पार्टिकल्स आर ब्रॉट नियर ईच अदर, ठीक है, अगर दोनों को पास लाएंगे सो दे अट्रैक्ट और रिपल्सिव ईच अदर। ठीक है, सो मतलब इन दोनों के बीच में एक फोर्स रहेगा। सो दे ईच अदर, सो दे ईच एक्सर्ट, so they each exert a force, and these force are called electrostatic force. And फोर्स, ब्रैकेट में दे दो, ये फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग दो चार्ज पावर बॉडीज ले लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हमने लिया एक चार्ज को पॉजिटिव दिया, ठीक है, इस पॉजिटिव वाले चार्ज का नाम हमने दे दिया Q1, और यहाँ पे सम डिस्टेंस में और एक चार्ज पार्टिकल लिया, ये भी ले लेते हैं पॉजिटिव, ये हो जाएगा, नाम दे देते हैं Q2। ये टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। अब इन दोनों को एक दूसरे को पास लाएंगे, मतलब एक दूसरे के बीच में कुछ सेपरेशन होगा। अगर सेपरेशन का हम लोग कुछ ऐसे डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट कर देंगे, सेपरेशन हमने दिया R, R इज द सेपरेशन। तो सेपरेशन क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस। तो क्या होगा? एक फोर्स एक्ट होगा। अब फोर्स क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, अगर फोर्स कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। अगर यहाँ पे Q1 जो चार्ज है, Q1 चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, एंड Q2 चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज, सो दे रिपल ईच अदर। ठीक है, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा और एक फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब इस फोर्स लेफ्ट साइड में जो फोर्स है, इस फोर्स का हमने नाम दे दिया F 1 2। अब 1 2 क्यों नाम दिया? क्योंकि ये वाला जो 1 है, लेफ्ट साइड वाला जो 1 है, मतलब एक Q1 चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट हुआ ड्यू टू Q2 चार्ज, उसको इसलिए हमने इस फोर्स वेक्टर का नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर का F12। मतलब ये हो जाएगा ऑन, ये हो जाएगा ड्यू ड्यू टू Q2 चार्ज। सिमिलरली
Q2 चार्ज का फोर्स का नाम क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, F21 वेक्टर साइन, वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी F21। अब 21 मींस क्या होगा, ये जो 2 है मतलब Q2 चार्ज पे ड्यू टू Q1 कितना फोर्स एक्ट होगा, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग F21, ठीक है। एंड बोथ F12 एंड F21 आर रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि Q1 एंड Q2 जो चार्ज जो है वो सेम चार्ज है, मतलब लाइक चार्ज, इफ दे पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव। यहाँ पे लोग नेगेटिव भी हो सकता था, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो सकता है, तो रिपल्सिव फोर्स ही होता, ठीक है। अगर ये फोर्स रहेगा F12, अब कूलम्स लॉ स्टेट्स, अगर ये फोर्स रहेगा F12 और F12 कुछ भी है 21, जस्ट बेसिक फोर्स, दैट फोर्स, अगर ये वाला जो फोर्स है, ये वाला का जो फोर्स हमने ले लिया F12 का जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब F12 फोर्स का वेक्टर है, वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्शन रहता है एंड एक मैग्नीट्यूड रहता है, तो हम लोग ने F12 और F21 का जस्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, सो दैट्स F, ए पे प्रोपोर्शनल साइन दे दो, ए प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, ठीक है। अब Q1 Q2 पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे उसका साइन नहीं आएगा, जस्ट मॉड वैल्यू लेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 चार्जेस, एंड कूलम्स लॉ जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब एक्चुअली कूलम्स लॉ जो है ना वो न्यूटन ग्रेविटेशन जो लॉ था उससे इंस्पायर है, अगर इंस्पायर रहेगा तो ग्रेविटेशन लॉ क्या था, दैट्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, सो मतलब जो दो चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या होगा, फोर्स का इनवर्सली स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पे क्या था, तो R है, R का इनवर्सली स्क्वायर लॉ, दैट इज 1/r²। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या होगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज F इक्वल टू K Q1 Q2 over r², and these K are called electrostatic force constant or Coulomb's constant, and where the K is K क्या होगा, electrostatic force constant or Coulomb's constant। K इक्वल टू होगा 1/4πε0। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, एंड एप्सिलॉन नॉट का भी एक नाम है जिसका नाम होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, याद रखना। एंड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट का एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगा, उसका वैल्यू जस्ट याद रखना 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट क्या होगा, यहाँ पे तो वैल्यू निकल गया लेकिन मैग्नीट्यूड तो निकल गया, सॉरी इसका तो वैल्यू निकल गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का एक वैल्यू, लेकिन उसके साथ एक यूनिट भी रहेगा। अब यूनिट क्या होगा, सो जस्ट रिप्लेस कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देंगे, एफ को नीचे भेज देंगे, जस्ट सिंपल। सो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4π, 4π तो एक कांस्टेंट है, तो रहेगा एफ नीचे चला जाएगा Q1 Q2 over r²। एफ क्या था, व्हाट इज एफ,
दैट्स F इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट ऑल नो दैट दैट इज न्यूटन। तो न्यूटन नीचे चला जाएगा, न्यूटन शॉर्ट फॉर्म है एन। Q1 Q2 क्या है? दो यूनिट चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? दैट इज कूलम। कूलम तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सी देते हैं। अब दो चार्ज है इसलिए चार्ज स्क्वायर। और आर क्या होगा? व्हाट इज आर? आर इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, मतलब उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो आर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू चार्जेस। तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो आर स्क्वायर है तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो फाइनली क्या मिला? कूलम स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2। तो ये वाला जो यूनिट है, ये जो यूनिट है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा? कूलम स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2। ठीक है, क्लियर हो गया? एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स F12 और F21, दैट्स फोर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स का तो मैग्नीट्यूड निकल गया, दैट्स मैग्नीट्यूड क्या होगा? दैट इज F इक्वल टू K, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट टाइम्स Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इसका भी एक डायरेक्शन रहेगा, अब कौन से डायरेक्शन पे जाएगा अब वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, नाउ अब एक पहले हम लोग एक छोटा सा काम कर लेते हैं, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट। Inversely square of the distance between square of the distance between the charges, the charges। पे दो चार्ज हो सकता है, तीन हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, एन नंबर ऑफ चार्जेस भी हो सकता है। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस एंड was directly proportional to the product of magnitude, to the product of magnitude of the two charges, two charge of the two charges, and acted along the line joining, and acted along the line joining two charges। ठीक है, कूलम्स लॉ का डेफिनेशन मिल गया, ये थोड़ा नोट बना लेना, कॉपी में लिख लेना। ठीक है, अब हम लोग ये जो डायग्राम है ना, ये वाला, ये डायग्राम बनाएंगे सेम। ठीक है, पहले हम लोग दो चार्ज ले लेते हैं। अब दो चार्ज, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सम डिस्टेंस पे एक और चार्ज ले लेते हैं, ये भी दे दिया हमने पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब एक ओरिजिन पॉइंट रहेगा, यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट दे देते हैं, तो नाम हो जाएगा ओ। अब ओ से
यहाँ तक पूरा हम लोग एक जस्ट डॉटेड करके एक लाइन बना दिया। अब यहाँ से यहाँ तक भी एक डॉटेड करके लाइन बना दिया। ठीक है, अब इस चार्ज का नाम दिया हमने Q1, इसका नाम दिया हम लोगों ने Q2। बोथ आर पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन जाएगा? इस डायरेक्शन पे। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा F12। अब यहाँ पे एक फोर्स जाएगा, और कलर से बना देते हैं। यहाँ पे एक फोर्स जाएगा जिसका नाम हम लोग देंगे F21। नाउ ये तो ओरिजिन पॉइंट है O। O से Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R1 एंड O से Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है ये वाला R2। अब वेक्टर है तो इन दोनों का बीच में क्या रहेगा? एक डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। तो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा? ये जाएगा इस डायरेक्शन में और ये जाएगा इस डायरेक्शन। R2 वेक्टर जाएगा ओरिजिन टू Q2 चार्ज, R1 पोजीशन वेक्टर जाएगा ओरिजिन टू Q1 चार्ज। ठीक है, अब दो चार्ज के बीच में यहाँ पे क्या होगा? Q1 Q2। इफ फर्स्ट अगर हम लोग F12 कंसीडर करेंगे, फर्स्ट हम लोग F12 अगर कंसीडर करेंगे तो दो चार्ज का बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा? Q1 टू Q2। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने नाम दिया R12। अब R12 का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R12? तो अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो क्या होगा? जस्ट छोटा सा हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, छोटा सा ट्रायंगल से यह है O पॉइंट, यह है Q2 चार्ज, यह है Q1 चार्ज। ये वाला वेक्टर R2 पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे है ये वाला वेक्टर R1 पोजीशन वेक्टर, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा R12। अगर यहाँ पे हम लोग अगर वेक्टर ट्रायंगल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? फ्रॉम द हेल्प ऑफ वेक्टर ट्रायंगल। सो देखो R2 and R12 are anti-clockwise and R1 is clockwise. So anti-clockwise plus clockwise. So all anti-clockwise तो हम लोग उसको दे देते हैं R2 plus R12 is equal to R1. So R12 क्या होगा? R1 minus R2। ठीक है, सो F12 का वैल्यू क्या होगा? फाइनली वी गेट F12 का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट रहेगा ही। Q1 Q2 दो चार्ज का जो पॉजिटिव लो नेगेटिव लो उसका तो मॉड लेंगे, उसका जो साइन वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। सो ओवर R12 का स्क्वायर, अब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था? R12 क्या? ठीक है, अब R12 क्या होगा? R1 माइनस R2। सिमिलरली F21 क्या होगा बोलो? F21 तो क्या निकलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 over R21 square R21 कैप, तब R21 राइट लेफ्ट टू राइट चला जाएगा। एंड अगर ये वाला R21 हो जाएगा तो क्या होगा, देखो इफ नाउ दिस इज, ये वाला अगर R21 हो जाएगा वो इस डायरेक्शन पे जाएगा R21। तो अगर यहाँ पे अगर वेक्टर ट्रायंगल अप्लाई करेंगे तब देखेंगे कि R1 एंड R21 आर clockwise and R2 are the anti-clockwise, so R21 plus R21 sorry R21 and R1 are the clockwise and R2 is the anti-clockwise, so R21 R1 is equal to R2, so R21 displacement vector equal to R2 minus R1। ठीक है, अब यहाँ पे दो चार्ज, तो दोनों का देखो फोर्स का डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करेगा कि नहीं करेगा ये हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, R21 की जगह हम लोग अगर एक माइनस R12 की जगह हम लोग एक माइनस ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या एक माइनस आएगा, सो R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो अगर माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस R1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस R2, तो क्या निकलेगा, सो दैट इज R2 माइनस R1। अब R2 माइनस R1 क्या होता है, R2 माइनस R1 इक्वल टू R21, सो R21। सो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखेंगे तो F21 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं Q1 Q2 ओवर R21 स्क्वायर एंड R21 की जगह हम लोग माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R21 स्क्वायर R12 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या मिला, दैट इज इक्वल टू माइनस F12 और F21। तो यहाँ पे क्या मिला, दोनों एक न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा और वो भी करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगर दो चार्ज की जगह बहुत सारा चार्ज रहा तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू, टोटल फोर्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगर दो चार्ज की जगह, यहाँ पे दो चार्ज की जगह बहुत सारा चार्ज रहेगा तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। हेडिंग दे दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मल्टीपल चार्जेस। ठीक है,
तो हम लोग बहुत सारा चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे, एक चार्ज, दो, तीन, चार चार्ज, ठीक है। ऑल चार्ज का हम लोगों ने पॉजिटिव, फॉर कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए, और कोई दूसरा कारण है नहीं, ठीक है। तो ए भी पॉजिटिव, इसका नाम दिया Q1, इसको दिया Q2, Q3, Q4, Q5। अब Q1 चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट होगा, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, Q5 चार्ज, ठीक है। तो पहले हम लोग फोर्स देख लेते हैं कितना फोर्स एक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट फोर्स तो यहाँ से इधर चला जाएगा, ठीक है, ये जाएगा। इस फोर्स का नाम होगा F12, ठीक है। और एक फोर्स जाएगा Q3 से Q1 तक, ठीक है। इसको दे देते हैं F13, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो क्या तीनों चार्ज रहता है, ज्यादा नहीं, जस्ट 3 चार्ज रहता है, Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है। अब तीनों चार्ज में तो अगर Q1 चार्ज पे Q2 एंड Q3 चार्ज के लिए, Q3 चार्ज के लिए कितना फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जस्ट यहाँ पे मान लो जस्ट 3 चार्ज है, तो यहाँ पे देखो दो फोर्स वेक्टर है, एक है F13, एक है F12। तो रिजल्टेंट फोर्स कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, अगर इन दोनों को ही कंसीडर करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच में से चला जाएगा, वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ, इसका नाम दे देते हैं F1। अब F1 क्या होगा, सो F1 इक्वल टू F13 प्लस F12, दो फोर्स का बीच में रिजल्टेंट होगा, मतलब जस्ट ऐड होगा। तो यहाँ पे देखो कूलम्ब्स लॉ जो है ना, यहाँ पे ये सब सुपरपोजिशन थ्योरम को ओबे करते हैं। व्हाट इज अ सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम मींस होगा जे आर जस्ट एल्जेब्रिकली एडेड, ठीक है। अगर यहाँ पे दो चार्ज की जगह बहुत सारा चार्ज है, अब Q4, Q5 चार्ज भी है, तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तो अगर F1 को स्लाइडली हटा देते हैं, यहाँ से स्लाइडली हटा दिया, ठीक है, नोट्स जरूर बना लेना। अब Q4 के लिए Q1 चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट होगा, इसका नाम दे दिया F14। Q5 के लिए क्या होगा, यह जाएगा, इसका नाम दे दिया F15, ठीक है। अब अगर एक ओरिजिन पॉइंट रहेगा, मान लो ये है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। सो ओरिजिन पॉइंट तो निकल गया, यहाँ पे अगर डॉट 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 करके इसका पोजीशन वेक्टर अगर R1, इसका पोजीशन वेक्टर डॉट 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 तो यहाँ पे आए, ये बन गया R2। अब यहाँ से अगर आएंगे तो ये भी यहाँ पे चला जाएगा, ये हो जाएगा R3। अब यहाँ पे होगा R4, यहाँ पे हो जाएगा R5, ठीक है। सो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R15, ये हो जाएगा, यहाँ पे होगा R12, यहाँ पे होगा R13, यहाँ पे होगा R14, ठीक है। तो टोटल फोर्स Q1 चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होगा उसको बोलेंगे हम लोग F1, द टोटल फोर्स। तो F1 का वैल्यू क्या होगा, सो दैट F1 is equal to addition of
of F15 plus F14 plus F13 plus F12. तो F1 इक्वल टू क्या होगा, ड्यू टू 12 प्लस 13 14 प्लस 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखो के का जो वैल्यू है ना, कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो सारे के लिए कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, तो इसको बाहर भेज देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अलग अलग करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, क्यू, इसको हटा देते हैं, Q1 Q2 ओवर R12 का स्क्वायर R12 कैप। दूसरे के लिए क्या होगा, अलग अलग करते हैं, Q1 Q3 R13 स्क्वायर R13 कैप, Q1 Q4 R14 स्क्वायर R14 कैप प्लस Q1 Q5 R15 स्क्वायर R15 कैप। ठीक है, अब फाइनली हम लोग यहाँ पे एक चीज देखते हैं, देखो सारे में Q1 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 है, तो अगर Q1 को बाहर भेज देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी चला जाएगा। अब एक समेशन करते हैं, मतलब अगर 4 चार्ज की जगह, मतलब 5 की जगह n नंबर ऑफ चार्ज रहेगा तो क्या होगा। सो एक टर्म I इक्वल टू 1 टू n नंबर ऑफ चार्ज। सो यहाँ पे क्या होगा, I इक्वल टू 2 से जाएगा, सॉरी, क्योंकि 1 चार्ज पे कितना फोर्स है वो एक्ट हो रहा है ये पे। सो Q ऑफ I ओवर R 1I स्क्वायर R 1I कैप, ये आ जाएगा F1 का टोटल फोर्स मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और EL फोर्स, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EL फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट F1 फोर्स पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, टोटल फोर्स। ठीक है, हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कूलम फोर्स का जो हम लोग का क्लास 12 में जो जो था हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक करके छोटा छोटा लेक्चर बनाकर हम लोग सारे टॉपिक को, क्लास 2 में जो जो टॉपिक है पूरा टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये जो लेक्चर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और कमेंट में बताना कैसा लगा, कहीं पर भी डाउट हो वो भी पूछ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।